और अब खबर विस्तार से देख लेते हैं। देशमुख की कहानी का द एंड कब होगा, सवाल इसलिए क्योंकि ये सियासी लड़ाई अब संसद तक पहुंच गई है। इसमें धमकी का एंगल भी जुड़ गया है। उधर इंसाफ के लिए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बावजूद इसके देशमुख के साथ पवार का हाथ है। भ्रष्टाचार को लेकर आर पार। तो मेरी आपसे सरकार से ये मांग है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार को ताबड़तोड़ इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। संसद पहुंची महाराष्ट्र की रार। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 7 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? देशमुख के साथ शरद पवार। कि अभी जो हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन आई है, इससे ये बात दिखाई देती है कि मेन इश्यू को डाइवर्ट करने की साजिश करती है। सवाल है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को क्लीन चिट देने के लिए शरद पवार इतने बेकरार क्यों हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले सोमवार के महाराष्ट्र की सियासी घटनाक्रम को समझिए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी के सांसदों ने महाराष्ट्र के उद्धव सरकार पर जमकर हमला किया, जबकि शिवसेना और कांग्रेस के सांसदों ने इसका बचाव किया। पूरी की पूरी सरकार मौन है। पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिले में 100 करोड़ रुपए तो पूरे महाराष्ट्र में कितने हजार करोड़ की वसूली थी। हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सरकार को दूर करके अपना भाजपा का सरकारवाद स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे थे वो पूरी तरीके से असफल हुए। वहां की सरकार के ऊपर सर अगर यहां से आप ऑफिसर भेजेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई यहीं नहीं खत्म हुई, बल्कि संसद के बाहर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत पर संगीन आरोप लगाए, जिसे अरविंद सावंत ने बेबुनियाद करार दिया। अरविंद सावंत जी ने मेरे को स्पष्ट धमकी दी कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है, तुम्हें जेल में डालेंगे और तुम्हें घूमने नहीं दिया जाएगा। पहले भी मुझे बहुत सारी धमकी के पत्र शिवसेना के द्वारा आए हैं कि जो चेहरा लेके घूमती है वो चेहरे को तेजाब डाल के जला दिया जाएगा। ये सिर्फ महिला है करके दबाने का कोशिश है। सरासर झूठ। ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं। महाराष्ट्र में हो रही राजनीतिक उठापटक की सबसे बड़ी वजह है मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई से हर महीने 100 करोड़ की उगाही का आदेश देने का आरोप लगाया गया। इस आरोप के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सोमवार को होने वाली बैठक में शरद पवार कोई कड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन इस्तीफा तो छोड़िए, शरद पवार तो अनिल देशमुख की ढाल बनकर खड़े हो गए। मैं कैसे क्लियर करूंगा? जो इंफॉर्मेशन मुझे लिमिटेड है वहाँ पे क्यों बात करूंगा? पहले जिलेटिन, फिर हत्या और उसके बाद उगाही, इन सभी मामलों में एनसीपी अभी बैकफुट पर खेल रही है। ऐसे में देशमुख का इस्तीफा पार्टी को और पीछे धकेल देगा और इसकी आंच से उद्धव सरकार भी बच नहीं पाएगी। हालांकि अब मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। परमबीर सिंह ने अपील की है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पूरे मामले की सीबीआई जांच भी कराई जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात चुनावी दावे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अमित शाह ने ये बातें न्यूज़ 18 नेटवर्क के संवाददाता विक्रम यादव के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कही है। साथ ही कांग्रेस सहित सभी विरोधी पार्टियों पर जमकर हमले की।
हमारे साथ हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो असम के दौरे पर आए हुए हैं। सर, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बदरुद्दीन अजमल के साथ उनका गठबंधन है और कड़ी चुनौती वो बीजेपी को दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण ही बदरुद्दीन अजमल हूं, क्योंकि आसाम की जनता अब घुसपैठ से परेशान होकर निजात चाहती है। आतंकवाद से भी आसाम की जनता परेशान हो गई और आंदोलनों से भी आसाम की जनता परेशान हो गई। और बदरुद्दीन अजमल के साथ रहकर आप घुसपैठ रोक नहीं सकते। हमने यहां पर 5 साल के अंदर 2000 से ज्यादा सशस्त्र उग्रवादियों को शरण में लाने का काम किया है। उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए हैं। एक जमाने में आसाम में आंदोलन, कर्फ्यू, आतंकवाद, हत्याएं आए दिन होती थी। आज 5 साल से यहां पर शांति है और 5 साल से आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं मानता हूं कि हमारी विजय का कारण ही ये कांग्रेस का गठबंधन है। हमने किया हुआ विकास है। आतंकवाद मुक्त आसाम, घुसपैठिया मुक्त आसाम, और अब हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने भी जा रहे हैं। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल, जिनका एक खास क्षेत्र विशेष था जहां पर वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस अब उन्हें असम की राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। मेरी तो कांग्रेस पार्टी की बातें समझ में ही नहीं आई। यहां पर बदरुद्दीन अजमल के साथ वो अलायंस किए हैं। बंगाल के अंदर वो लोग फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ अलायंस करते हैं और केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ करते हैं। ये किस प्रकार की सेक्युलर पार्टी है, मेरी समझ में नहीं आता। सर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों असम तो आ रहे हैं, लेकिन बंगाल, आप कल बंगाल में थे, आपने कल बंगाल का संकल्प पत्र घोषित किया, आज आप असम में हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस के दोनों बड़े नेता बंगाल नहीं गए हैं, लेकिन असम आ रहे हैं रेगुलर, और चाय बागान में भी जा रहे हैं कि पैसा बढ़ाएंगे। उनके लिए ना बंगाल में अब कुछ बाकी बचा है, ना आसाम में बचा है। आप परिणाम आए तब देख लेना। बंगाल में भी 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। हमारी टैली को हम बढ़ाएंगे। सर, एक बस अंतिम सवाल बंगाल को लेकर के। बंगाल में आप लोगों ने अपना कल संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन दीदी अपनी चुनावी रैलियों में कह रही हैं कि हम बीजेपी को नहीं देखना चाहते, हम पीएम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते। नहीं, वो तो दीदी पर निर्भर करता है, मगर बंगाल की जनता मोदी जी को देखना चाहती है, इसलिए लाखों की संख्या में उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, असम। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच का जो अंतर है उसको बढ़ाने का फैसला लिया है। अब कोविशील्ड की 1 से 2 डोज के बीच का जो अंतर है वो 1 महीने से बढ़कर लगभग 2 महीने हो जाएगा। देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के बीच केंद्र सरकार ने कोविशील्ड टीके की 2 डोज के बीच के अंतर को बढ़ा दिया है। केंद्र के नए फैसले के मुताबिक अब कोविशील्ड के दोनों डोजेस के बीच कम से कम 6 से 8 हफ्ते का अंतर रखना होगा। दावा किया गया है कि दूसरा डोज 6 से 8 हफ्ते के बीच देने पर कोविशील्ड ज्यादा असरदार साबित होगी। फिलहाल कोविशील्ड के दोनों डोजेस के बीच का अंतर 28 दिनों का है। केंद्र सरकार ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन एक्सपर्ट ग्रुप की ताजा रिसर्च के बाद ये फैसला लिया है, जिस पर अमल राज्य सरकारों को करना है। कोविशील्ड टीके को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट तैयार करती है। भारत में अभी सबसे अधिक इस्तेमाल इसी टीके का हो रहा है। बता दें कि देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। 1 मार्च से टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी।
देश में अभी तक 3.55 करोड़ लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि करीब 75 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के साथ ही 45 साल से ज्यादा के उन लोगों को टीका लगाया जा रहा है जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अब कोविशील्ड का पहला डोज लेने वाले सभी लोगों को नए निर्देश के मुताबिक ही दूसरा डोज दिया जाएगा। कोविशील्ड टीके पर नए निर्देश के साथ केंद्र ने साफ किया कि ये फैसला कोवैक्सीन पर लागू नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।